नमस्कार दोस्तों, जीकेजीएस डिस्कशन में आप लोग का आज फिर से स्वागत है। तो आज मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो साइंस का सेट चलता है उसका आज 31वां क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम में। हालांकि एग्जाम का जो है वो अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बोल दिया गया है कि मार्च में होगा। लेकिन अब देखिए होगा कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादा संभावना है होने की ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का रहा कि अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल इनमें से कौन सा है। अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल इनमें से कौन सा है? क्या बीटी बैगन या बीटी कपास या सुनहरा चावल या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल कौन है? तो ये बीटी कपास है। क्या है? बीटी कपास है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ज्यादा डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन से जो है आप लोग का ही हेजिटेशन दूर होगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। बीटी कपास हो जाएगा संशोधित फसल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ब्लड जहां रखा जाता है उसको किस रसायन के साथ मिलाकर के रखा जाता है? तो इसको जो है क्या सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट या सोडियम और ऑक्सीजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको किसके साथ मिलाकर के रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो? तो ये जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिला करके रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिला करके रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या तापमान पर निर्भर करता है? तापमान पर इन चारों में से क्या निर्भर करता है? क्या मोलरता या मोल अंश या मोलरता या फिर पीपीएम? तो ये तापमान पर कौन निर्भर करता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो ये मोलरता। मोलरता जो है ये तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? तो ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? नेत्र का कौन सा भाग जो होता है वो रंग देने के लिए जाना जाता है? विशिष्ट रंग जो है वो कौन प्रदान करता है? क्या लेंस या रेटिना या कॉर्निया या फिर आइरिस? तो ये कौन प्रदान करता है? नेत्र को रंग जो है वो कौन प्रदान करता है? तो ये आइरिस। कौन करता है? आइरिस। इसको क्या कहा जाता है? तो आइरिस को परितारिका के नाम से भी, पारितारिका, पारितारिका के नाम से भी जाना जाता है। आइरिस को किस नाम से? तो पारितारिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग जो होता है वो क्यों होता है? क्या लाइकोपिन के कारण या एंथोजेंथिन या एंथोसाइनिन या फिर कैरिटानाइट्स के कारण? तो ये टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन। एंथोसाइनिन की बात कर लें तो प्याज का लाल रंग। प्याज का लाल रंग क्यों होता है? प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुंगता मापी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तुंगता मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या तापमान को या ऊंचाई को या गहराई को या फिर दाब को? तुंगता मापी किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये किसको? तो ये ऊंचाई को तुंगता मापी कहिए या फिर अल्टीमीटर कहिए, ये दोनों जो है एक दूसरे, मतलब ये तुंगता मापी बोलिए या फिर अल्टीमीटर बोलिए, इसी का दूसरा नाम क्या है? अल्टीमीटर है। तो तुंगता मापी जो है वो किसको? तो ऊंचाई। अल्टीमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? यानी तुंगता मापी के द्वारा तो ये वायुयान की जो है ऊंचाई को मापा जाता है कि कितने जो है वो ऊंचाई पर ये वायुयान गति कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कपड़े धोने का साबुन क्या है? कपड़े धोने का साबुन क्या है? क्या यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बना सोडियम लवण का मिश्रण है, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या फिर क्लोरीन है? तो ये कपड़े धोने वाला साबुन क्या है? तो ये सोडियम लवण का मिश्रण होता है। किसका? तो ये वसा से बना सोडियम लवण का मिश्रण होता है। अगर पूछ ले कि नहाने वाला साबुन जो है वो किसका मिश्रण होता है? नहाने वाला साबुन
नहाने वाला साबुन, ये जो है यहाँ सोडियम लवण है ना, उसमें क्या हो जाएगा तब पोटेशियम लवण, खाली पोटेशियम लवण बाकी सेम रहेगा। पोटेशियम लवण का मिश्रण होता है, किसका? तो पोटेशियम लवण का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। साबुन पूछे तो क्या, ये ना धोने वाला साबुन पूछे तो सोडियम लवण, और नहाने वाला साबुन पूछे तो पोटेशियम लवण का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल की सतह पर सुई क्यों तैरती है? जल की सतह पर जो है वो सुई क्यों तैरती है? क्या पृष्ठ तनाव के कारण, या सुई का छोटा आकार के कारण, या फिर सुई का जल सतह पर कम दबाव लगने के कारण, या सुई का कम भार के कारण? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो जल के सतह पर सुई क्या होती है? तैरती है, डूबती नहीं है बल्कि तैरते रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाती है? स्तन ग्रंथियों का कैंसर किसे कहा जाता है? क्या कार्सिनोमास को, या सर्कोमास को, या लियोकेमियास को, या फिर मिलेनोमास को? तो ये स्तन ग्रंथियों का कैंसर किसे कहा जाता है? तो ये कार्सिनोमास, किसको कहा जाता है? कार्सिनोमास को कहा जाता है। किसे? तो ये कार्सिनोमास को स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहा जाता है। क्यों कैंसर क्यों होता है? आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि जिस जिस बॉडी के जिस भाग का अगर वहां जितना कोशिका मरा है उससे ज्यादा कोशिका अगर बन गया है तो वहां उस चीज का कैंसर हो जाएगा। जैसे गला में ज्यादा कोशिका बन गया तो गला का कोशिका, अगर जीभ का ज्यादा कोशिका बन गया तो जीभ का कोशिका, ब्लड कोशिका, है ना। अगला है कि निम्न में से किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं? इनमें से किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं? क्या फ्लोरीन, या पोटेशियम, या मैग्नीशियम, या हीलियम? किसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हीलियम में होते हैं। किसमें होते हैं? हीलियम में। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। इसकी परमाणु संख्या तो 2 होती है। जितना परमाणु संख्या होगा किसी भी परमाणु का, उतना क्या होगा? किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो परमाणु संख्या 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 2 है और प्रोटॉन भी 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? यूरिया जो होता है वो किसके उपापचय से उत्पन्न होता है? क्या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट्स, या लिपिड, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों? तो ये जो होता है यूरिया किसके उपापचय से बनता है? तो यूरिया जो होता है वो ये प्रोटीन के उपापचय से बनता है। किसके उपापचय से? तो प्रोटीन के उपापचय से बनता है। ठीक है, ये हम यूरिया की बात कर ले तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला NH2 CONH2 होता है। मतलब दोनों साइड NH2 है, बीच में क्या है? CO रहेगा। ठीक है, यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर रोग क्यों होता है? किसके कमी के कारण क्वाशियोकर रोग होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट्स, या खनिज लवण, या फिर वसा, या फिर प्रोटीन? किसके कमी के कारण क्वाशियोकर रोग होता है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? तो ये क्वाशियोकर रोग जो होता है वो ज्यादातर बच्चे में देखने को मिलता है। किसमें? तो ये बच्चे में देखने को मिलता है, छोटा छोटा बच्चे में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण आप लोग किसी किसी बच्चे को देखते होंगे कि वो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। उसका जो है ग्रोथ जो है वो कम जाता है, वो बढ़ता बहुत कम है। तो ये प्रोटीन के कमी के कारण जो होता है उसको, ये प्रोटीन अगर अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? उसके शरीर जो होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? क्या बाहरी ताप पर, या वायुमंडलीय ताप पर, या फिर वायु गति पर? किस पर निर्भर करता है? मिट्टी में जो होता है वो मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पे निर्भर करता है? तो ये क्या होता था? वायुमंडलीय ताप पर। जितना ज्यादा वायुमंडल का ताप रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन होगा। गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मियों में घड़े में पानी रखा जाता है, तो ये जो होता है वाष्प उत्सर्जन के दौरान जो पानी के अंदर उष्मा रहती है उसको टान के लेके चल जाता है ऊपर, और ये पानी क्या होता है? अकेले बचता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन व्याधि अनुवांशिकी है? इनमें से अनुवांशिकी रोग कौन है? क्या हीमोफीलिया, या ट्यूबरकुलोसिस, या फिर कैंसर, या पेचिस? इसमें कौन सी व्याधि ऐसी है जो क्या है? अनुवांशिकी है। तो ये जो है वो हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया। इससे क्या होता है? तो रक्त रक्त का थक्का नहीं बनना, मतलब जिसको ये बीमारी हो गया उसको क्या होगा? अगर कटे छटेगा कहीं तो रक्त जो है वो जमेगा ही नहीं, बहते रहेगा, जिससे उसके शरीर में क्या होगी? रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के खेत के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूं के खेती करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्या नाइट्रोजन, या पोटेशियम, या तांबा, या फिर लोहा? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो किसका? तो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा जरूरत होती है गेहूं की खेत के लिए। नाइट्रोजन को डायरेक्टली रूप से तो नहीं डाला जाता है, लेकिन खेती में क्या होता है? डीएपी डाला जाता है। डीएपी नाम का एक उर्वरक होता है, डीएपी जो है वो डाला जाता है। ये डीएपी क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को, मतलब उसको बनाए रखता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी जो होती है खेत में, इसको क्या करता है? बनाए रखने के लिए डीएपी डाला जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन को तो हम डायरेक्टली रूप से नहीं डाल सकते हैं, इसलिए जो है वो डीएपी डाला जाता है, जो दोनों की भूमिका को अच्छे तरीके से बनाए रखता है। ठीक है। अगला है कि सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? सिरका जो है वो इनमें से क्या ऑक्जेलिक एसिड, या साइट्रिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एसिटिक एसिड? सिरका जो होता है वो किसका जलीय घोल है? तो किसका है? तो ये एसिटिक एसिड का। किसका? सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का जलीय घोल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है अम्ल जो है वो अंगूर में भी पाया जाता है, इमली में भी, और केला में भी? ठीक है। तो इसमें कौन? क्या एसिटिक एसिड, या सिट्रिक एसिड, या लैक्टिक एसिड, या फिर टार्टरिक एसिड? तो किस में पाया जाता है? तो ये टार्टरिक एसिड जो होता है ये तीनों में पाया जाता है, अंगूर में भी, इमली में भी, तथा केला में भी। केला उला तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी पूछ दिया तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? क्या इथाइल एल्कोहल, या मिथाइल एल्कोहल, या एसिटिक एसिड, या फिर क्लोरोफिल? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ये इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल को शराब कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब। इसका फॉर्मूला इथाइल एल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है। और मिथाइल एल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो जहरीला शराब कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या पाया जाता है? पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले, मतलब कि जो नशे करके गाड़ी चला रहा है तो पुलिस उसकी जांच करती है। तो वही पूछ रहा है कि जांच जो करती है तो वो उस पेपर पर क्या पाया जाता है? क्या
पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका सेल, या फिर कोई नहीं। तो ये क्या पाया जाता है उसके पेपर पर। कैसे पता चलेगा कि वो जो है नशा करके गाड़ी चला रहा है? तो उसके पेपर पर जो रहता है, मतलब जिससे जांच वो करता है, उसमें क्या रहता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से शराब को कहा जाता है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहा जाता है? जौ के अंकुरित किण्वन से मतलब कि जौ को सड़ा करके इनमें से चारों में से क्या बनाया जाता है? क्या बियर, या वाइन, या रम, या फिर वोडका? तो ये क्या बनाया जाता है? जौ से क्या बनता है? बियर। जौ से क्या बनता है? बियर बनता है। बियर को जो है वो आब जौ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्या सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर क्लोराइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी प्लेट पर? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्ट को घटाने बढ़ाने के लिए है ना। तो यही पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है? क्या वोल्ट बदलता है? तो ये तो घटते बढ़ते रहता है। धारा, धारा बदलती है? तो नहीं। ये आवृत्ति, आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है, ये स्थिर रहता है। लेकिन वोल्ट और धारा जो है ये सब क्या होता है, तब बदलते रहता है। तो ये आवृत्ति जो है आप याद रखिएगा कि इनमें से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि वोल्ट और धारा ये सब बदलते रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत जो होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? क्या परावर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण, या विवर्तन, या फिर ध्रुवीकरण के कारण? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण। अगर जो है वो तेल पे अगर कभी पानी गिर गया तो अगर उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कैसा दिखता है? वो कलर वाइज दिखता है, एकदम चमकीला टाइप का दिखेगा कि इसमें बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। आप लोग जो है वो देखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? इनमें से कौन जो है वो टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? मतलब कि टाइलिन एंजाइम जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो क्या अग्नाशय से, या थायराइड, या पीयूष, या फिर लार ग्रंथि से? तो टाइलिन एंजाइम जो वो किस ग्रंथि से निकलती है? तो ये लार ग्रंथि से। कहाँ से निकलती है? तो लार ग्रंथि से निकलती है। लार ग्रंथि में क्या होता है? तो दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन? तो ये जो होता है एक टाइलिन होता है, टाइलिन, और दूसरा क्या होता है? तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या कार्य है? तो टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और ये क्या करता है? तो ये जीवाणु को मारता है, जीवाणु को मारता है। ठीक है, तो आज का 25 क्वेश्चन हो गया समाप्त। और आप लोग का जो है एक क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक के बारे में, है ना, कि उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसमें जो है वो उसका 2 डेट है, वो गूगल से आप कीजिएगा तो 1968 दिखा रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक से हम आपको क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 1972 है, 1 जनवरी 1972। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, देगा तो कोई एक ही। तो आप दोनों याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन देगा उसको
मार देना, या 1968 या 1972, दोनों में से कोनो एक ही को देगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में देखिए गलत नहीं देता है, लेकिन गूगल में क्या होता है कभी कभार गलत भी दे देता है। तो एनसीईआरटी को आप ज्यादा मान्यता दीजिए, है ना। बाकी जो है वहां पर ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन, जैसे कि दोनों तो साथ में देगा नहीं, तो जो भी देगा एक ही देगा। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। 1968 गूगल में दे रहा है, और 1972 जो हम बताए थे आपको वो एनसीईआरटी के बुक से था, ठीक है। तो एनसीईआरटी को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। और एक भाई का जो है एक क्वेश्चन जो है वो कल गलती हो गई थी मेरे से, तो इसके लिए सॉरी, है ना। कि आइसबर्ग का जो कितना भाग जो होता है वो उस जल की सतह के ऊपर दिखता है। तो आइसबर्ग का जो है 1/10वां भाग, 1/10 भाग जो होता है ऊपर दिखता है, बाकी मतलब कि ये बोलिए कि 10वां भाग ऊपर दिखता है, और 90 भाग जो होता है वो नीचे रहता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, बड़े बड़े टीचर से भी गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को बस यही बोलेंगे कि अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो हमको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।